हेलो व्हाट्सअप गाइस, होप करता हूँ कि तुम सब ठीक होगे। स्वागत है तुम्हारा एक और बिल्कुल नए रिव्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे ब्लीच के दो सीजन्स के बारे में, जो कि है सीजन 10 और 11, यानी कि अरंकार वर्सेस शिनगामी आर्क और द पास्ट आर्क। आई नो कि ये काफ़ी कम है, लगभग 20-22 एपिसोड्स ही है, लेकिन मैं कुछ बिजी चल रहा था इसलिए मैं ज़्यादा एपिसोड देख नहीं पाया। लेकिन आई प्रॉमिस कि अगले वीडियो में मैं ज़्यादा एपिसोड्स कवर करूँगा। चलिए फिर भी इसे शुरू करते हैं। तो ब्लीच का जो अरंकार वर्सेस शिनगामी आर्क था, उसमें मतलब ऐसा होता है कि इचिगो और जो वो था ग्रिमजाओ की फाइट चल रही थी, इचिगो उससे जीत जाता है। लेकिन वहाँ पर कट हो जाता है नंबर 5 वाला स्पाडा, जो कि तुम्हें पता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अजीब सा दिखने वाला कैरेक्टर था वो, जिसने चैट को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर दिया था। वो आ जाता है तो इचिगो को काफ़ी बुरी तरह हरा होता है। तो हमें एक नया प्लॉट ट्विस्ट मिलता है कि नेल जो है वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो एक पुरानी स्पाडा रह चुकी है। हालांकि उसकी मेमोरीज चली गई है, क्योंकि वो किसी से बैटल हार गई थी जब उसका मास्क कट गया था, इस वजह से उसकी याददाश्त चली गई और वो बच्ची बन गई। लेकिन उसका असली रूप कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। जब इचिगो बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है तो उसका रूप जाग जाता है, उसको उसकी यादें वापस आ जाती है और नेल वापस बड़ी बन जाती है और काफ़ी गजब की बन जाती है। मतलब एक्सपेक्ट नहीं करा था इतनी गजब की, क्योंकि इचिगो जिससे लड़ रहा था नंबर 5 के स्पाडा से, नेल की आखिरी लड़ाई उसी से हुई थी जब नेल ने अपनी याददाश्त खो दी। वैसे तो नेल का स्पाडा नंबर 3 था, लेकिन इस बंदे की एक और स्पाडा ने मदद करी थी नेल को हराने में। हालांकि ये प्लॉट ट्विस्ट मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन ये प्लॉट ट्विस्ट काफ़ी कमाल का था। मतलब मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नेल एक स्पाडा रही होगी। मतलब शक तो था, लेकिन एक स्पाडा लेवल कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात हो जाती है। मतलब उसका जैसा शरीर है उस हिसाब से मुझे शक तो हुआ था, क्योंकि जैसा कि हमें पहले ही बताया गया था कि एक अरंकार जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो है जो कि ज़्यादा इंसानों की तरह दिखता है। तो नेल जो है वो कुछ ज़्यादा इंसानों की तरह दिखती थी, उसके सर पे छोटा सा मास्क था बस। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये हाई रैंकर अरंकार होगी, लेकिन एक एस्पाडा कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातचीत हो जाती है। तो मुझे लगा था ये कुछ ऐसा होगा जैसे माय हीरो अकेडमी में एरी है, उसके पास भी काफ़ी हाई लेवल की पावर है, लेकिन वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। तो नेल के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नेल तो बल्कि पावर को कंट्रोल करना भी जानती है और वो कोई बच्ची भी नहीं है। इवन उसका बड़ा रूप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। एक पल को तो उन्होंने इचिगो को हक करके उराहिमे को मुश्किल में डाल दिया था। खैर ज़्यादा सिंपरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उसकी लड़ाई चल रही होती है एस्पाडा नंबर 5 से, काफ़ी तगड़े लेवल की। मतलब उसकी पावर इतने तगड़े लेवल की कि फाइट भी काफ़ी तगड़े लेवल की चली होती है। लेकिन जैसे ही वो जीतने वाली होती है, उसकी पावर का टाइम आउट हो जाता है और वो वापिस बच्ची बन जाती है। लेकिन इससे पहले कि नंबर 5 उसे माता, वहाँ एंट्री हो जाती है शिनिगामी यानी कि सोल रिपर्स की, जहाँ हमारा केनपाची इशारा किया था उस बंदे से लड़ने। और वहीं दूसरी तरफ रुकिया को रेस्क्यू करने आता है ब्याक्यूआ अकुत्सुकी, जो कि काफी तगड़ी पावर लेवल का है, तुम्हें पता ही है। तो रुकिया जो कि स्पाइडर 10 से लड़ रही थी और उसे हरा चुकी थी, तो वो मर गया था। लेकिन वो भी काफी ज्यादा डैमेज से उसे फिनिश करने आया था एक और स्पाडा, मतलब मरते हुए को मार नहीं आया था। लेकिन वहाँ पहुंच जाता है ब्याक्यूआ और उस बंदे को आसानी से हरा देता है। मतलब उस बंदे की पावर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो थी, लेकिन ब्याक्यूआ को अपनी पावर फ्लेक्स करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो बंदा उसे काफी ज्यादा आसानी से हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ स्क्वाड 4 की कैप्टन और लूटिनेंट आई थी, जो कि तुम्हें पता है हीलर स्क्वाड है। तो वो जाते हैं चैट को हील कर देते हैं और साथ में उसके अपोनेंट को भी हील कर देते हैं, जो कि काफी वियर्ड था, लेकिन वो कर देते हैं, शायद उनका काम यही है एज अ डॉक्टर। उसके अलावा उरी और इशिदा की फाइट चलती थी उस पिंक बाल वाले स्पाडा से, जिस पे वो लोग भारी पड़ रहे थे। हालांकि जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है फुल पावर को, तो वो उन पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है और उनकी काफ़ी बुरी हालत कर देता है। लेकिन वहाँ प्रकट हो जाता है एक और कैप्टन, जो कि जिसकी लड़ाई ओरियो से पहले हो रखी थी, तुम्हें पता है ना, वो साइंटिस्ट वाले जो खुद को रीजनरेट कर सकता है। तो उल्कियोरा ने जब अपनी पावर्स को रिलीज करा था, तो उन्होंने रेंजी और इशिदा की बॉडी के पपेट्स बना लिए थे, जिनको खोल के उसके अंदर से उन्होंने उनके बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उनकी बॉडी जो थी उन पपेट से सिंक हो गई, तो उसकी पावर ऐसी ही कुछ है। तो वही चीज़ उस पर भी ट्राई करने की कोशिश करता है जो स्क्वाड 12 का कैप्टन है, जो कि रीजनरेट कर सकता है। तो वैसे तो मुझे लगा था ये रीजनरेट कर सकता है इसलिए ठीक होगा, लेकिन वो बंदा मुझसे भी 2 कदम आगे निकला। जब उसकी उरियो से फाइट हुई थी, तो उनने उसके अंदर ट्रांसमीटर्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से उसे पता चल गया था कि उरियो जिससे लड़ रहा है उनकी पावर्स क्या है। तो वो बंदा पहले से ही प्रिपेयर होकर आया था अपनी बॉडी के अंदर अपने ऑर्गन्स को डबल डबल बना के। मतलब ये कुछ ऐसा था, मैंने एक्सपेक्ट करा था कुछ और हुआ कुछ और। मतलब चीज़ें तो सिमिलर हैं, लेकिन एक वे में देखोगे तो नहीं भी। मतलब मैंने सोचा था ये रीजनरेट कर सकता है, इसलिए वो जीत जाएगा उससे आसानी से, ये पार्ट्स कितने भी डिस्ट्रॉय कर ले। लेकिन सीन उल्टा होता है कि वो पहले से ही पार्ट्स की मिमिक बना के आया था और फिर वो अपनी बंकाई को यूज करता है और उस बंदे को हरा देता है। लेकिन दूसरी तरफ केनपाची की फाइट काफी लंबी चलती है। एक तरफ ब्याक्यूआ अपनी फाइट खत्म कर चुका होता है और स्क्वाड 12 का कैप्टन भी अपनी फाइट खत्म कर चुका होता है, और स्क्वाड 4 वाली की तो लड़ाई हुई नहीं होती। लेकिन केनपाची को अपनी लड़ाई में काफी ज्यादा मजा आता है उस स्पाइडर नंबर 5 से। तो केनपाची की फाइट काफी ज्यादा लंबे समय तक चलती है और इनकी फाइट के बीच में पावर स्केलिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा तगड़े लेवल की होती है, क्योंकि हमें पता ही है कि केनपाची अपनी फुल पावर को यूज करता नहीं है। वो खुद ही को परेशान करने के लिए उसने अपनी एक आंख ढक रखी है ताकि उसे कम दिखे, तो वो ज्यादा मजा आए उसे लड़ने में। और उसने अपने बालों में भी बेल्ट बांध रखी है, अपनी स्पिरिट एनर्जी को भी वो थोड़ा कम यूज करता है। प्लस उसकी बंकाई भी एक्टिवेटेड है नहीं, मतलब उसकी स्वॉर्ड एक्टिवेटेड नहीं है अभी तक। तो उसे स्पाडा नंबर 5 को हराने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन वो उसे हरा देता है। लेकिन फाइट्स का एनिमेशन काफी ज्यादा तगड़ा था उस टाइम। तो इस पे ज्यादा ना बात करते हुए मूव करते दूसरे आर्क पे, जो कि था पास्ट आर्क, जो कि हमारे उराहारा का ही पास्ट था, जहाँ पे वाइजर का भी पास्ट था, जो वाइजर से पहले सोल रिपर्स थे, इवन कैप्टन के लेवल पे थे वो। और मेरे से तो मुझे लगा था उराहारा और योरुइची जो है एज अ कपल है, मतलब एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन ये अपोजिट है। योरुइची जो है उसकी सीनियर है, उराहारा उसके स्क्वाड में मेंबर था एक, हालांकि उसी ने उसको रेकमेंड करा कि इसे कैप्टन बनाया जाए। तो ये जो आर्क था करीब 100 साल पहले का सेट है, क्योंकि जो उसकी नेल और उसकी फाइट चली थी उस बंदे की, तो वो बताता कि मैंने कहा 100 या 200 साल पहले तुम्हें हराया था।
तो मुझे शक हुआ कि मतलब आइजन का प्लान कितने टाइम पुराना है, क्योंकि अभी दिखाया था आइजन जो डिवाइस लेके भागा था उराहारा का, वो तो 6-7 महीने पहले का ही है। तो मतलब ये प्लान कितने टाइम से चल रहा है, अलंकार कितने टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ बाद में मुझे पता चली कि आइजन अभी से बुरा नहीं है, वो 100 साल पहले से ही बुरा था। तो उस टाइम उसने होलोफिकेशन को मतलब रिसर्च कर रहा था, और जो वाइजर्स जितने भी उन सबको होलो उन्हीं ने बनाया है, आइजन नहीं। तो उसके साथ टोसेन और गिन था, गिन जबकि छोटा बच्चा ही था उस टाइम पे। इन लोगों ने उसकी मदद करी और सारा इल्जाम आया उराहारा पे, जिसकी वजह से उसे निकाल दिया गया था। हालांकि उसे सजा मिलने वाली थी, लेकिन योरुइची आती है उसे बचा लेती है। वैसे तो ये आर्क ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने अब तक ब्लीच के जितने भी आर्क्स देखे हैं उन सब के मुकाबले इस आर्क में सबसे तगड़े लेवल की पावर्स दिखाई गई है। यहाँ पे सीधे टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और ये सब करने वाला और कोई नहीं, वो अजीब सा आदमी है जो उराहारा की दुकान पर काम करता है। इवन वो उराहारा से भी ऊंची रैंक का बंदा है, वो एक कमांडर है। कहने को तो यार छोटा है, लेकिन काफी ज्यादा कनेक्शन फील होता है इसमें मुझे, क्योंकि जितने भी वाइजर्स थे वो पहले सोल रिपर्स थे। यहाँ तक कि जो वाइजर्स की लीडर है इस टाइप, वो छोटी सी बच्ची जो है जो इचिको को ट्रेन कर रही होती है, वो उराहारा की लूटिनेंट। उसके अलावा वो जो बंदा आया था इचिको के पास वाइजर्स का ऑफर लेके, वो यहाँ तक कि वो भी कैप्टन था। कई सारे बंदे मतलब कैप्टन थे और ल्यूटिनेंट थे जो वाइजर्स बने हैं। हालांकि वो सब वाइजर्स अपनी मर्जी से नहीं बने, आइजन सबको हॉलोस में कन्वर्ट करना चाहता था। हालांकि उसने इस चीज़ में कामयाब हो भी गया था, लेकिन क्योंकि उन्होंने टाइम स्टॉप कर दिया था, तो उराहारा एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिससे उनकी जान बचाई जा सके। हालांकि उसका काम करने का परसेंटेज सिर्फ 20% था, लेकिन उराहारा ऐसा डिवाइस बना लेता है ताकि वो वापस सोल रिपर बन सके। लेकिन वो बीच में ही रह जाते हैं, ना वो हॉलो बनते पूरी तरह और ना ही सोल रिपर रह जाते हैं, तो वो वाइजर्स बन जाते हैं। हालांकि वो अपने हॉलो पे कंट्रोल पा लेते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब समझ रहे हो बीच के रह जाते हैं। मतलब उराहारा ने डिवाइस पहले से बना रखा था, लेकिन क्योंकि होलोफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इलीगल है सोसाइटी में, तो उराहारा पे भी केस चलता है। यहाँ तक कि उसी पर इल्जाम आ जाता है कि उसी ने लोगों को होलो बनाया है, तो उसे सोसाइटी से निकाला जा रहा होता है। तो योरुइची आके उसकी मदद करती है और कमांडर और उसको ले जाती है। तो उसके बाद से ही वो अर्थ पे रह रहे हैं छुप के। तो उससे पहले यहाँ खत्म होता है, उससे पहले दिखाया जाता है कि आइजन जो है वो काराकुरा टाउन को पूरी तरह यूज करना चाहता है ताकि वो अपने प्लान को सक्सीड दे सके। तो उनको बचाने के लिए ही उराहारा को ऑर्डर मिलता है यामामोटो से, ओल्ड मैन यामामोटो वो ऑर्डर देते हैं। तो वो एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिसकी वजह से वो पूरे काराकुरा टाउन को रिलोकेट कर देता है और वहाँ पे एक डुप्लीकेट डमी बना देता है जहाँ पे पूरी बैटल होगी। सो इस टाइम जो काराकुरा टाउन है वो सोसाइटी में ट्रांसपोर्ट हो चुका है, और जो उसकी जगह पे है वो एक डमी टाउन है जो कि उराहारा ने बनाया है। तो वहीं काराकुरा की बैटल चलेगी, जो कि अगला आर्क है और उसे मैं जरूर कवर करूंगा। तो उसके अलावा बात की जाए तो एनिमेशन काफी तगड़ा चल रहा है, फाइट के टाइम तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है और फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। उसके अलावा ये दोनों सीजन फनी भी हैं क्योंकि वो 3 कैरेक्टर कॉमेडी वाले हैंगे। हालांकि नेल जो है अब वो बच्ची नहीं रही, तो वो उतना फन है नहीं उसको देखने में, उसका बड़ा रूप देखने में ज्यादा मजा आ रहा है। तो ओवरऑल बात करूँ तो इन दोनों आर्क्स में मतलब दूसरे आर्क में मोस्टली स्टोरी है, जो फर्स्ट आर्क है उसमें काफी ज्यादा फाइट्स है और काफी सारे प्लॉट ट्विस्ट भी है। तो देखने में काफी ज्यादा मजा आया, तुम भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा मना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने एनीमे देखने वाले दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना। प्लीज का सीजन 10 और 11 तुम्हें कैसा लगा अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। मेरा वीडियो पसंद है तो उसके बारे में भी कमेंट में बता ही देना। तब तक के लिए दिस इज वॉचर्स, कीप वॉचिंग।